मैं मायके आई थी और सोशल मीडिया में रील डाल रही थी कि मेरी नजर एक वायरल वीडियो पर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए। मेरा पति लापता हो गया था। तभी कोई जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। बाहर पुलिस थी जो मुझे कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करने आई थी, लेकिन लाश तो मिली नहीं। मुझे जमानत मिल गई तो मैं भेष बदलकर गुमशुदा पति की तलाश में लग गई। सच जानकर मेरा खून पानी हो गया। मेरा नाम कोमल है और मैं मुंबई में रहती हूँ। मैं 5 साल की थी तो मेरे पिता की मौत हो गई थी। मेरी माँ बहुत ही खूबसूरत और हसीन थी। शायद मैं उन्हीं पर गई हूँ। मेरी माँ ने एक अमीर आदमी से दूसरी शादी कर ली थी। उन्हें लगा था कि इससे मेरी और उनकी जिंदगी संवर जाएगी, पर शादी के बाद उनके चेहरे में वह खुशी कभी नजर नहीं आई। मेरे सौतेले पिता एक अय्याश इंसान थे। वो बहुत रईस थे और उनकी खुद की बिजनेस थी। हर संडे तो मेरी माँ के साथ ही बिताया करते थे, पर बाकी हफ्ते के 6 दिन नई नई लड़कियां घर लेकर आते थे। उन्हीं के साथ ड्रिंक करते, डांस करते, फिर उसे अपने कमरे में लेकर चले जाते थे। हम तीनों के कमरे अलग अलग थे। मेरी माँ दूर से देखती रहती और आंसू बहाती रहती, पर वह बहुत गरीब थी, जिस वजह से मेरे सौतेले पिता की इन अय्याशियों को मान लिया था। क्योंकि अब हमारे पास पैसों की कमी नहीं थी और मैं बहुत ही बड़े स्कूल में पढ़ती थी। ऐसे ही दिन कटता रहा कि मेरी माँ फिर से गर्भवती हो गई। उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया था। मेरा सौतेला भाई एक बहुत ही बड़े बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था। शायद मेरे सौतेले पिता ने उसे बोर्डिंग स्कूल में इसलिए भेजा था कि वह यहाँ अपनी अय्याशियाँ चला सके। जैसे जैसे हम बड़े होने लगे, मेरा भाई जब भी बोर्डिंग स्कूल से वापस आता तो मेरे पापा माँ के साथ ही वक्त गुजारते थे और उसके जाते ही अपनी गंदी अय्याशियाँ शुरू कर देते थे। जैसे जैसे मैं जवान होती गई, मेरी खूबसूरती निखरती चली गई और मेरे सौतेले पिता की बुरी नज़र मुझ पर पड़ने लगी। मैं बहुत ही बड़े कॉलेज में पढ़ती थी और फाइनेंस का कोर्स कर रही थी। मेरे पापा मुझे मॉडर्न ड्रेस पहनने को कहते और मुझे छूने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। मेरी माँ को मेरे पापा की बुरी नीयत के बारे में पता था, इसलिए वह मुझे हमेशा बचाने की कोशिश करती थी। पर एक रात वह किसी दूसरी औरत के साथ नहीं थे और मैं अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। मुझसे उस दिन गलती यह हो गई थी कि मैं अपने कमरे को अंदर से लॉक करना भूल गई थी। मेरी माँ तो हमेशा कहा करती थी, तुम जब भी अपने कमरे में रहा करो और पापा घर पर रहे तो कमरा अंदर से लॉक कर दिया करो। उन्हें पापा पर तनिक भी विश्वास नहीं था, पर मेरे एग्जाम चल रहे थे और मैं बहुत टेंशन में थी, जिस वजह से मैंने वह गलती की और मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। मेरे पापा ड्रिंक करके कमरे के अंदर आ गए। मैंने ध्यान नहीं दिया और अपनी पढ़ाई ही करती रही कि कब दरवाजा बंद करके वह मेरे पीछे आकर खड़े हो गए। लेकिन जब उन्होंने मुझे हाथ लगाया तो मैं घबरा गई और उसके बाद वह रात मेरी जिंदगी की एक काली रात बनकर रह गई। हमारी ही कंपनी में रॉकी नाम का एक लड़का था जो कि बहुत ही अच्छी कोडिंग करता था और आईटी संभालता था। मेरी माँ ने उसके साथ मेरा रिश्ता तय कर दिया और मेरी शादी करवा दी। मेरी शादी होते ही मेरा भाई कंपनी संभाल लिया। शादी के बदले मेरी माँ ने उसे प्रमोशन देकर कंपनी का आईटी हेड बना दिया था। रॉकी बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का था। इतना हैंडसम तो नहीं था, पर काफी स्टूडियस था। वह चश्मा लगाता था और कंप्यूटर का जीनियस था। हमारे कंपनी की वेबसाइट, एप्स सब वही संभालता था। इसी वजह से हमारी कंपनी की ऑनलाइन सेल काफी बढ़ गई थी। वह अपनी विधवा माँ के साथ रहता था और जब मैं उस घर की बहू बनकर आई तो मेरी सास थोड़ी चौंक गई थी, पर उसने मुझे अपना लिया था। बाद में मुझे पता चला कि उसकी माँ हमारे ही कंपनी में काम किया करती थी और प्रेगनेंसी के कारण उन्होंने जॉब छोड़ दी थी। उसकी माँ मेरे पापा की सेक्रेटरी थी। रॉकी के पिता की अभी 1 साल पहले ही मौत हुई है और घर पर मेरी ननद भी रहती है। मेरी ननद शादीशुदा है और उसके पति भी हमारे साथ ही रहते हैं। दरअसल मेरी ननद के पति अपने घर से बहुत दूर थे, इसी वजह से वो हमारे घर पर रहने लगे थे और उसका अपना बिजनेस था। रॉकी मुझसे शादी करके बहुत खुश था। उसने मुझसे कहा कि मैं ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था, खूबसूरत और इंटेलिजेंट। वह मुझे आईटी की कोडिंग सिखाता रहता था, जो कि मुझे इतना तो समझ नहीं आता था, पर मैं कोशिश करती थी। ना उसे मेरी फाइनेंस समझ में आती थी, ना मुझे उसके आईटी, पर हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और अक्सर ही वीकेंड में घूमने निकल जाया करते थे। कभी कभी क्लब में भी चले जाया करते थे और हम एक साथ डांस करते थे। मेरे पति बहुत ही अच्छे थे और मुझसे कहा
मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ, तुम मुझसे कभी भी दूर मत जाना, क्योंकि अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। वह सच में मुझे बेइंतहा मोहब्बत करने लगे थे। जब उसके दोस्तों के साथ हम पार्टी करते तो वह गर्व से कहता, कोमल मुझे मिल गई है, मेरी जिंदगी बन गई है। हम दोनों का प्यार बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन मेरी माँ बीमार पड़ गई और मैं अपनी माँ को देखने के लिए अपने मायके चली गई। घर आए हुए मुझे 2 ही दिन हुए थे कि अपने पति की याद आने लगी, तो मैं अपना एक रील बनाकर सोचा कि सोशल मीडिया में डालूंगी। जैसे मैंने उसे पोस्ट किया, अचानक ही मेरी नजर एक वायरल वीडियो पर पड़ गई। उसे देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं डर से कांपने लगी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। मुझे लगा कि किसी तरीके का मजाक होगा। अभी अभी तो मैं अपने ससुराल से मायके आई हूँ और इसी के अंदर मेरे पति लापता कैसे हो गए। मुझे बिल्कुल ही सोचने का या कुछ करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि मैं बस वीडियो ही देख रही थी कि कोई हमारा दरवाजा जोर जोर से पीट रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी रात को घर पर कौन आ गया था। मेरी माँ ने जब दरवाजा खोला तो सामने पुलिस खड़ी थी और वह मुझे गिरफ्तार करने के लिए आई थी। पर मेरी माँ हमेशा की तरह मेरे बचाव में सामने आई और कही कि पिछले 2 दिनों से तो मेरी बेटी मेरे साथ है, आप किस जुर्म में मेरी बेटी को गिरफ्तार करना चाहते हैं? पुलिस ने कहा, कत्ल के जुर्म में। यह सुनकर तो मानो मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैं बहुत घबरा गई थी। मुझे लगा कि मेरे पति तो अभी अभी मिसिंग हुए हैं, क्या वह इस दुनिया में नहीं रहे? पर मैं अपने पति से जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। मैंने उसे नहीं मारा तो आखिर पुलिस मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रही है? कहीं मेरे ससुराल वालों ने तो कुछ नहीं किया? पर मेरी माँ बिना डरे पूछी कि आखिर किसके कत्ल के जुर्म में? उन्होंने कहा कि हमें शक है कि आपके पति विनोद आहूजा का कत्ल आपकी बेटी ने ही किया है और लाश कहीं छुपा दी है। पुलिस अपने साथ वारंट लेकर आई थी और मुझे लेकर पुलिस स्टेशन जाने लगी। यह सब आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है? हाँ, मेरे पिता मिसिंग हैं और पुलिस उसे ढूंढने की कोशिश कर रही थी। पुलिस को ऐसा लगता है कि मेरे पिता के कत्ल मैंने किया है, पर लाश कहाँ है? बिना डेड बॉडी के पुलिस ने यह कैसे मान लिया कि मैंने ही अपने पिता का कत्ल किया है? पुलिस वाले मुझे पुलिस स्टेशन में जाकर पूछताछ करने लगे, पर मैंने उनको कोई भी जवाब नहीं दिया और मेरी माँ ने मेरे वकील को भेज दिया था और वकील ने कहा कि इसे जो कहना है कोर्ट में ही कहेगी। अगर आपके पास यह सबूत है कि उसने अपने पिता का कत्ल किया है तो आपको कोर्ट में साबित करना पड़ेगा। मेरी जमानत हो गई थी तो मैं घर आ गई। मैं अपनी ननद को फोन करके पूछा कि रॉकी कहाँ है और उसकी वह वीडियो उस तरह से वायरल कैसे हो गई। वह रोने लगी और कही कि रॉकी मिसिंग है और हमने उसकी मिसिंग रिपोर्ट पुलिस में फाइल की है। मेरे पति का मिलना बहुत जरूरी है। अब मैंने सोच लिया था कि इसकी तहकीकात मैं खुद करूंगी कि आखिर वह कहाँ गायब हो गया। वह ऑफिस से घर आने के लिए रात को बाहर निकला था पर घर नहीं पहुंचा। फोन तक बंद है। उसे हर जगह ढूंढ लिया गया था, वो कहीं पर भी नहीं मिला। इसलिए उसके परिवार वालों ने पुलिस स्टेशन में मिसिंग रिपोर्ट फाइल की है। मुझे हर हाल में रॉकी को बचाना होगा क्योंकि वह मेरा राजदार है। मेरे पिता उस काली रात जब मेरे साथ जोर जबरदस्ती कर रहे थे तो अपने आप को बचाने के लिए मैंने पूरी ताकत से उन्हें धक्का मार दिया था। अचानक मेरे हमले से वह अपने आप को संभाल नहीं पाए थे और गिर पड़े थे और उनका सर एक टेबल से टकरा गया था। मैं काफी घबरा गई थी पर वह वहीं पर बेहोश हो गया। मैं जल्दी से अपनी माँ को बुलाई और सारी बातें बताई। मैंने तो बस अपने बचाव के लिए ही उन्हें धक्का मारा था और उनके सर पर कहीं पर भी खून का निशान नहीं था। पर मेरी माँ ने जब देखा तो वह थर थर कांपने लगी। मेरे सौतेले पिता की दिल की धड़कन रुक चुकी थी। मैं तो बस सेल्फ डिफेंस करना चाहती थी। मैं रोने लगी। मुझ पर कोई विश्वास नहीं करेगा, मेरी लाइफ खत्म। भी मेरी माँ कुछ सोचने लगी और बोलने लगी कि हम पुलिस के पास नहीं जा सकते। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। मेरी माँ तुरंत कमरे से निकल गई और एक बोरी में पापा की लाश को बंद कर दिया। मैंने कहा, माँ आप मेरी मदद करोगी तो आप फंस जाओगी। मैं अपना जुर्म कबूल कर लेती हूँ। पर मेरी माँ नहीं मानी। हमारे घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा था। मेरी माँ और मैं पीछे के दरवाजे से पापा की बॉडी उनके कार पर रख दी और मैं गाड़ी में ही छुप गई और मेरी माँ घर के अंदर फिर से चली गई। उन्होंने पापा के कपड़े पहन लिए और मेन गेट से सीसीटीवी कैमरा में मुंह दिखाए बिना निकली और गाड़ी में बैठ गई। वह गाड़ी चलाने लगी। ड्राइवर भी उन्हें पहचान नहीं पाया और दूर से सलाम ठोका। हमने अपने मोबाइल घर पर ही छोड़ दिए थे।
पर पापा का मोबाइल अपने साथ ले लिया था। हमने उनकी लाश को समुद्र में फेंक दिया। शायद अब तक उनकी लाश को मछलियाँ खा चुकी होगी। और सीसीटीवी कैमरा के फुटेज के मामले में रॉकी ने हमारी मदद की थी। जब हमने मिसिंग रिपोर्ट फाइल की तो पुलिस का शक हम पर नहीं गया था, क्योंकि उस वक्त हम घर पर ही थे और पापा घर से बाहर निकल गए थे। इसका सबूत और गवाह हमारे पास थे। तब से रॉकी मेरा राजदार है और हमने शादी कर ली थी। आज रात रॉकी मिसिंग है। कहीं किसी को यह पता तो नहीं चल गया कि हमने मिलकर ही सारा कांड किया था। मैं भेष बदलकर अपनी पति की तलाश में जुट गई थी, लेकिन उसके बाद एक के बाद एक ऐसे खुलासे मेरे सामने होते गए जो कि बहुत ही चौंका देने वाले थे। सबसे पहला झटका मुझे यह लगा कि मेरे पति 26 साल के थे, लेकिन मेरी सास की शादी को मात्र 25 साल हुए थे। यह कैसे हो सकता है कि मेरी सास और ससुर का शादी से पहले कोई अफेयर रहा हो? लेकिन जब मैं पता लगाया तो ऐसा कुछ भी नहीं था। इसका मतलब तो यही है कि रॉकी मेरे ससुर का बेटा नहीं है। मैं सीधे अपने ससुराल पहुंची। मैं सीधे अपने सास से यह बात पूछी तो वह उल्टा मुझ पर ही गुस्सा करने लगी। मेरी बातों का जवाब नहीं दे रही थी। मैंने कहा, मैं रॉकी को ढूंढ रही हूँ, इसलिए मुझे पूरी सच्चाई बताइए। मेरी सास रोने लगी और ऐसी बात कही, यह सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरे सौतेले पिता और मेरी सास एक साथ काम करते थे और उनके बीच में संबंध बन गया था, लेकिन वह गर्भवती हो गई थी, जिस वजह से उन्होंने काम छोड़ दिया था। यानी कि एक तरह से रॉकी मेरा सौतेला भाई है। हाँ, खून का रिश्ता तो नहीं है। मुझे बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उसके गुमशुदगी में किसका हाथ हो सकता है? मैं अपने ससुराल में ही रुक गई थी और सुराग का पता लगाने लगी थी। उस वायरल वीडियो की सच्चाई जानने के लिए मैंने हमारे कंपनी के ही एक एम्प्लॉय को लगा दिया था और उससे मेटा डेटा निकालने को कहा था कि वह वीडियो कहाँ से पोस्ट हुई है, वह लोकेशन का पता लगाओ। फिर उस रात अचानक ही कोई दरवाजा पीटने लगा और मैं घबरा गई। कहीं फिर से पुलिस तो नहीं है? मैं पहले ही जमानत में रिहा हुई हूँ। आज पुलिस कोई बड़ी खबर लेकर तो नहीं आ गई? मेरी सास ने दरवाजा खोला तो सामने मेरे पति खड़े थे, खून से लथपथ। उसने कहा कि मेरी किडनैपिंग के पीछे तुम्हारे भाई का हाथ है। मेरे सौतेले भाई से मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ। यह सुनकर मेरे हाथ पैर ठंडे होने लगे। मेरे पति ने पुलिस को बुला ली थी और मेरे भाई के खिलाफ उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कर दी थी। पुलिस मेरे भाई को गिरफ्तार करने चली गई थी कि तभी मेरे पास एक कॉल आया ऑफिस के IT के एम्प्लॉय का, और उसने कहा कि मुझे वह लोकेशन व्हाट्सएप में भेज दिया है जहाँ से वो वीडियो पोस्ट किया गया था। कांपते हुए हाथों से जब मैंने वो लोकेशन देखा तो हे ईश्वर, क्या सचमुच मेरे भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और पुलिस स्टेशन में लेकर चली आई थी। मेरी माँ ने मुझे रोते रोते फोन की थी। पुलिस के हाथों एक वीडियो लग गई थी जहाँ मेरा भाई मेरे पति से हाथापाई कर रहे थे। पुलिस वालों ने कहा कि आपका भाई और आपके पति के बीच में लड़ाई हुई थी और उसकी वजह यह थी कि आपके पति ने इस बिजनेस की हिस्सेदारी मांगी थी, क्योंकि वह आपके पिता के नाजायज औलाद है, और आपके भाई ने यह हिस्सा देने से साफ इनकार कर दिया था और उसे मारने पीटने लगा था। और उसके बाद ही आपके पति अगवा कर लिए गए थे और मेरे पति ने मेरे भाई के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर और किडनैपिंग का केस फाइल कर दिया था और आज उस मामले का ट्रायल थी। कोर्ट में सब लोगों ने गवाह दिया और उसके बाद मैंने कहा कि मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। जब मेरा बयान दर्ज किया जा रहा था तो मैंने कहा, जज साहब, मेरा भाई बेकसूर है। मेरे भाई ने तो यह साबित कर दिया था कि किडनैपिंग के वक्त वह मेरे पति के पास नहीं था, पर मैंने जो सबूत कोर्ट में पेश किया, केस का रुख पूरी तरीके से बदल चुका था। IT के आदमी ने जो मुझे मेटा डेटा भेजा था उसके हिसाब से वह वायरल वीडियो भेजने का लोकेशन मेरा ससुराल था। यानी मेरे पति ने अपना खुद का ही वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया था और यह सब वह दौलत की लालच में किया था। केस उलझ चुका था, पर मैंने भाई का साथ दिया था, इसलिए मेरे भाई पति के साथ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने को तैयार था। कंपनी की तरक्की में मेरे पति का भी हाथ था, तो भाई ने उसे कुछ शेयर दे दिया। मेरे पति लालची नहीं थे, उसे बस पहचान और मेहनत का हक चाहिए था। दोनों सौतेले भाई थे तो एक दूसरे को अपना लिया था और पूरा परिवार एक हो गया था। बस मेरे सौतेले पिता कभी नहीं मिले और मैं यह बोझ अपने दिल पर दबाकर बाकी की जिंदगी गुजारी। दोस्तों, अगर यह स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें, इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।